आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी या किसी ने कहा था कि आप अपने नेबर्स नहीं चुन सकते। हाँ, नहीं, सही। पाकिस्तान को हम नहीं हटा सकते अपने बगल से, वो हमारे पास पड़ोसी है जो रिलायबल नहीं है। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी होम वी आर फेसिंग। हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, जिन्होंने भी हमारा सिंदूर मिटाया है, डाउन कर रहे हैं हम यहाँ पे एक डिसेंटली केपेबल पाकिस्तान स्टेट है जो कि उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन गिरा रहे हैं। तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री तो गई। चाइनीज़ जो एसेट्स थे, चाइनीज़ डिफेंस, आपने सुना होगा नाम HQ9, कहाँ चला गया? हेलो, हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोच का सफ़र। आई थिंक ये हमारा 5वां या 6वां एपिसोड है, आई डोंट रिमेंबर, बट इस बार फिर से मैं लेके आया हूँ मेरे फेवरेट गेस्ट। हाय, नमस्ते मेरे इन-लॉज, पापा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक है और आई थिंक आप लोगों को पता होगा हमारा एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान के साथ, तो उस विषय में हम बात करेंगे। थोड़ा सा जानेंगे हम भारत और पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री का कैरेक्टर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और आगे फ्यूचर क्या है। तो इन 4 सेक्शनों को हम कवर करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। पापा जी ने सेना शिक्षा कोर में सर्व किया है, 35 ईयर्स सर्व किया है। सो थैंक यू फॉर योर सर्विस फर्स्टली, क्योंकि आप जैसे लोग टफ लाइफ जीते हैं और आपकी फैमिलीज, जो कि मेरी वाइफ है इन लॉ, उनको भी टफ लाइफ के थ्रू जाना पड़ता है फॉर अस, फॉर आवर सेफ्टी, फॉर आवर सिविलियंस। सो थैंक यू, स्पेशली इस टाइम पे जब व्हेन वी हैव अ कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव अ नेबर जो कि थोड़ा रिलायबल नहीं है, इट मेक सेंस। तो थैंक यू फॉर योर सर्विस। तो हम शुरू करते हैं भारत और पाकिस्तान के बारे में, और इसकी शुरुआत में आपसे जानना चाहूँगा कि आई थिंक आज़ादी के टाइम पे हमारा बंटवारा हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। उस समय पे क्या युद्ध हुए थे और किस प्रकार की चीज़ें हो रही थी, क्या बहुत सारे एंगल्स थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चुना। समसामयिक विषय कहते हैं इसको इसके ऊपर चर्चा होना भी ज़रूरी है। यूट्यूब में अगर आप देखें या मीडिया में देखें तो आपने भरा पड़ा हुआ कंटेंट। अब यहाँ पे रिलायबल सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ का कुछ, मैं इवन वहाँ देख रहा था यूपीएससी की जो तैयारी, जो कोचिंग्स हैं, उनमें कंटेंट कुछ है, 3-4 यूट्यूब देख के जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो कुछ और बना देते हैं उसको, तो रियलिटी नहीं मिल पाती मासेस को। तो ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रहा, आपने जैसे कहा कि एक पड़ोसी है जो रिलायबल नहीं है, और कब से नहीं है? जब से भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और 14 अगस्त को वो, और वो ऐसी प्लानिंग करके चले गए जो ब्रिटिशर्स, कि वो उसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो वो दोनों सेनाओं के चीफ, जो चीफ कमांडर इन चीफ जो थे, वो दोनों ही ब्रिटिशर्स थे। और अब ये भी एक बड़ा मजाक ही रहेगा कि दोनों सेनाओं के जो चीफ वो ब्रिटिशर्स, और दोनों सेनाओं में जब ये कश्मीर वाला जो इशू आ जाता है, ये उस टाइम से ही हो जाता है। ब्रिटिशर्स ने 3 चॉइस दी थी। जो उनके लॉयल जितने भी राजघराने थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको उन्होंने कहा भाई तुमने इतनी सेवा करी, तुम्हारी वजह से करीब 700 के करीब थे ये लोग, तो बोला कि भाई तुमने इतनी सेवा करी तो हम आपको मौका तो देते हैं कि या तुम भारत के साथ जाओ या फिर आप पाकिस्तान के साथ जाओ, अगर मर्जी आती तो तुम स्वतंत्र रहो, और वी आर द गारंटर। तो कमाल हो गया। तो ऐसी चॉइस देना, और वो भी जाते हैं अपने यहाँ से जाने से पहले। तो उसमें से बहुत सारे राजे रजवाड़ों ने बोला कि भाई वो उसमें रहे। तो भारत की तरफ से तो सरदार पटेल बड़े आयरन हैंड से उन्होंने सबको ले आए, समेट लाए। नेहरू जी एक केस को हैंडल कर रहे थे, बोला क्योंकि मेरा जन्म से संबंध है नहीं तो मैं इसको हैंडल करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई करिए, आपकी चॉइस है। अब वहाँ पे राजा हरि सिंह हुआ करते थे, तो वहाँ पे एक गजब की बात ये थी कि अच्छी खासी पॉपुलेशन 70% प्लस जो थी वो मुस्लिम थी। और क्योंकि पाकिस्तान का जन्म ही इस आधार पे हुआ था कि भाई वहाँ मुस्लिम लोगों को एक अलग होमलैंड चाहिए था, तो उनको दे दिया गया। तो इस आधार पे जिन्ना ने कहा भाई आप मिलो इधर, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो है, जो पॉपुलेशन है वो तो मुस्लिम है। तो हरि सिंह ने इस टाइम का मौके का फ़ायदा उठाया। उन्होंने कहा भाई नहीं, हम कहीं नहीं मिलेंगे,
हम तो स्वतंत्र रहेंगे, वी आर फ्री, ही हैज़ हिज ओन आर्मी। तो सारी चीज़ें थी। तो उसी उसमें क्या हुआ कि जिस बात आगे बढ़ी तो जिन्ना ने मौका देखा कबाइलियों के नेतृत्व में। तो एक उनका जनरल हुआ करता था उस टाइम पे, जो जिसके नाम से उसके नेतृत्व में जो कबाइली जो ट्राइबल्स थे, पश्तून और ये दूसरे ट्राइबल थे, ये रजाकार टाइप के लोग थे, इन सबको भेज दिया आर्मी की लीडरशिप में। तो ये 47 की बात है जब हम आज़ाद हुए थे, उसी टाइम 15 अगस्त को आज़ादी है, 15-14 अगस्त को पाकिस्तान की, और ये है 22 अक्टूबर की बात। इंटरेस्टिंग बात सुनिए जो पापा जी ने बताई हमें कि दोनों के ही कमांडर इन चीफ ब्रिटिशर्स थे। तो इन अ वे ब्रिटिशर्स ने जाते जाते भी सैनिक हमारे मरे, भारत के और पाकिस्तान के, हमारी लड़ाई लड़वा दी उन्होंने, और कमांडर इन चीफ वो थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो फिर आगे फिर क्या हुआ कि वहाँ से उन्होंने डिस्गाइज ऑफ बोला कि नहीं ये तो लोकल रिवोल्ट है राजा के खिलाफ, और वो इधर बारामूला तक पहुँच गए। और बारामूला तक उन्होंने पूरा इलाका जो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा ही है वो, और वो कर करके यहाँ से जो कश्मीर श्रीनगर की तरफ उनका जो हुआ बढ़त। तो राजा को परेशानी हुई, अब क्या करें, अब तो स्वतंत्र रह नहीं सकते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी भारत सरकार से, भैया हमें अपने में मिला लो। तो उन्होंने कहा भाई साइन करो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो उन्होंने साइन किया तो भारतीय सेना वहाँ पे उतरी। तो ये इसमें फिर जब भारतीय सेना वहाँ पे, जब तक उससे पहले जा नहीं सकती थी वो, क्योंकि उस टाइम तक तो इंडिपेंडेंट कंट्री था जम्मू एंड कश्मीर। तो भारतीय सेना ने फिर जो है उसके ऊपर किया। जब सेनाएं आगे बढ़ रही थी हमारी, तो उसी टाइम पे नेहरू जी चले गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वो हमारे लिए बड़ा घातक हुआ, और सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा भाई मेंटेन स्टेटस को मेंटेन रखो और दोनों को बंद करो और दोनों अपने अपनी जगह वापस जाओ। फिर उन्होंने अपना वो मैंडेट दिया कि भाई आपने वापस जाना है, फिर इसमें हम प्लेबिसाइड कराएंगे, इसमें जनता जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। ना तो उनकी सेना गई ना हमारी सेना गई, और तब से ये नासूर जैसे कैंसर जो आप लगा लीजिए वो बना हुआ है। और समस्या का समाधान तो भारत बोलता है ये बायलैटरल है, और पाकिस्तान बोलता है इसको कि ये वो पूरे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जितनी पार्टियां हो सकती हैं सबको इन्वॉल्व किए रहता है। और तभी से एक कॉन्सेप्ट आपने बार बार शब्द सुना होगा, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की धारणा तब से पैदा होगी कि भाई जो जहाँ पर है हमारा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। उसके बाद तो फिर समस्या ये लग रही कि वो समस्या समाधान ही नहीं हुआ। भारतीय सेना जो जिस तरफ थी वहाँ रहेगी, पाकिस्तान की सेना वो। अब दोनों ने फिर अपना फोर्टिफिकेशन किया, और UN के जो सिक्योरिटी मिलिट्री ऑब्जर्वर दोनों तरफ से मॉनिटर करते रहे उसको कि भाई ये अपना सीज फायर का उल्लंघन ना हो। अब इस कड़ी में आगे जाते जाते फिर पाकिस्तान भी कसमसा रहा था। 1965 में उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, और इसमें उसने सोचा कि फिर ये लोकल रिवोल्ट कर देंगे और हम जो है जो वेस्टर्न फ्रंट है हमारा उसको भी नेस्तनाबूद करके और वहाँ कश्मीर को हम फिर अलग थलग कर देंगे। उसमें वो फेल हुए। फिर आपका ताशकंद समझौते वाली बात आ गई। ताशकंद समझौता फिर वही लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा सुना होगा ना आपने, और वो नारा देके फिर उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद में मृत्यु हो गई। फिर ड्रामेटिक जो चेंज हुआ थर्ड, जब हमने दो टुकड़े करे वो ग्लोरियस पार्ट था। और वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ये अपने आप में मिसाल है। 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को सरेंडर कराया, इस पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो क्लीन वो तो नॉकआउट में, उसको तो अब ज़्यादा चर्चा भी क्या करें, नॉकआउट मैच था। सेकंडों में ही आया, 2 बॉक्सरों के बीच लड़ाई और अगले उसको धराशायी। फिर आपका चौथे चरण में आ जाते हैं छोटे छोटे वो कारगिल सियाचिन। फिर कारगिल का रहा, फिर सियाचिन का 84 से लगा रहा ऑपरेशन मेघदूत। उसमें भी वो काफ़ी लंबा चौड़ा 70-72 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर के उसके ऊपर वो रहा। वो उसमें हम उसमें भी क्लीन स्वीप थी हमारी कारगिल में, क्योंकि आपने भी सर्व किया है तो दो चार इंसिडेंट या कुछ ऐसा 7 वो भी क्या हुआ था कि दोनों तरफ से अनरिटर्न सब वो था। एक ही भाई जैसे ही ठंडा आती -60-70 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, तो बोला अपने अपनी पोस्टें खाली करो, और इतना अननेसेसरी वो उसमें पहले विवाद भी नहीं था। तो जो वहाँ के उस टाइम तत्कालीन जो जनरल थे मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया कि उस मौका का फ़ायदा उठाया और ऊपर पोस्टें बना ली। और लगभग ये लगा लीजिए 90 दिन तक के बीच में दोनों लाइट इन्फेंट्री के उनके सैनिक एनालाइज लोकल जो लोकलाइट्स थे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की, उनकी नॉर्दर्न अलाइन वो थी, और उनके पैरा ट्रूपर्स थे।
और उन्होंने नाम दिया कि ये लोकल वो है रिवॉल्ट है, फिर से। एक्चुअली वो उनका आर्म फोर्सेस के वो थे। 62 वाले ही रिपीट कर रहे थे। हाँ, तो बहुत बड़ी संख्या में मारे गए पाकिस्तानी, और वहाँ पे हमने खुद देखा उसमें टाइगर हिल के उसमें शेर नाल का कैप्टन नाल, शेर नाल कुछ था उसका नाम, और वो इस तरह से जितनी थी पूरे सैनिकों के उनके हताहत हुए वो। तो जब वहाँ से उनकी डेड बॉडीज जा रही थी तो उन्होंने मना भी कर दिया, भाई हमारी बॉडीज़ नहीं, हमारे जवान है ही नहीं। तो पाकिस्तानियों की आयरनी आप देखिए कि जो उनके जो रेगुलर ट्रूप्स थे, पैरा ट्रूपर्स थे, वो जो मारे गए उन्होंने डिसोन कर दिया, हमारे हैं ही नहीं। और यहाँ पे जो देखिए आतंकवादी मरता है पहलगाम में, उसके लिए हाँ, सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल खड़े हुए। अभी जो हमारे जो 9 जो उनके टारगेट्स हमने किए थे, जो बड़े बड़े अजहर मसूद वगैरह के जो वो रिलेटिव्स थे और उसके जो वो थे, तो वो टॉप कमांडर्स मारे गए। तो उसमें देखा पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल वगैरह सारे पॉलिटिशियंस सब आए हुए थे। तो अपने सैनिकों को डिसोन और आतंकवादियों को। हाँ। तो ये एक अच्छा टॉपिक है। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मिलिट्री का कैरेक्टर और उसका रोल क्या है वहाँ की गवर्नमेंट में, और उनकी जो डेमोक्रेसी है वो कैसे इन दोनों चीज़ों के बीच में फंसी हुई है। पाकिस्तान में जब डिवीज़न हुआ था तो उनके पास हायर प्रोपोर्शन ऑफ आर्मी गई थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जो प्रोपोर्शन होता है पॉपुलेशन का। तो काफ़ी वो मिलिटराइज्ड स्टेट ऑलरेडी था। तो उसने उनकी डेमोक्रेसी, उनकी सिविल सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट किया, तो हम उसके बारे में जानते हैं। पहले हम शुरू करते हैं, पाकिस्तान मिलिट्री का कैरेक्टर क्या है। बड़ा शानदार आपने प्रश्न पूछा है कि अब ये स्टार्टिंग कहते हैं ना कि जैसे आपका जैसे आप सीड डालोगे वैसे ही पेड़ होगा, जैसे उसी तरह से वो होगा। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया, जब भारत में तो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ कि भाई उनका वाइसराय जनरल जो थे, वाइसरॉय भारत के जो थे उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन रहे। उसके बाद पाकिस्तान ने जो किया कि वो जिन्ना जाके गवर्नर जनरल बन गए। तो वहाँ पे मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, और उन्होंने सीधे सेना की मदद से पहला ही काम गलत किया था उन्होंने, जो कश्मीर में जो इंट्रूजन किया था। और उसके बाद जो है कि वहाँ पे उस धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लियाकत अली वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके जिस दिन गद्दी में बैठा उसी दिन से उसके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हो गई थी। और तो पहला प्रधानमंत्री भी उनका ऐसे ही मारा गया। फिर बीच में उनके 8 या 9 प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने किसी ने भी टर्म कंप्लीट नहीं 5 साल का तो सवाल ही नहीं हाँ, होता। और यहाँ मोदी जी का ये तीसरा चल रहा है। इंदिरा गांधी जी का आपने देखा, अपने जवाहरलाल नेहरू, सबने बढ़िया टेन्योर पूरा किए, लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ के। उनकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में या उनकी एक स्टेबल सिविल सोसाइटी बनाने में इज इट पाकिस्तान मिलिट्री इज अ प्रॉब्लम, और where do you see the issue over there in that society? पाकिस्तान आर्मी जनरल्स के बारे में आपने सुना होगा, हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ कोर हैं दोनों में। और हमारे जो कोर कमांडर्स हैं वो एक अलग, आपने बहुत सारों के नाम भी नहीं सुने होंगे। तो वो अपना काम करते हैं और आगे तरक्की करते जाते हैं, निकलते जाते हैं। पाकिस्तान में उनको कहा जाता है करोड़पति कमांडर्स, है ना। तो ये नाम ही उनके साथ डिजिग्नेट होता है। अब तो करोड़ की तो खैर वैल्यू भी नहीं है, अब बिलियनर हैं वहाँ के वो, और दे होल्ड पूरा सिस्टम पे उनका कब्जा है। वो अगर आप ये देखें, साबुन बनाने से लेके इंडस्ट्री में भी उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो आपका रियल इस्टेट में वो इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे एक तरीके से जो आप अडानी अंबानी इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सुनते हो, वहाँ पे वो सारा आर्मी का ही मैनेज पूरा ही, जिनको प्रमोट करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। और एथिकली दे डोंट ट्रस्ट, वो अपने ऊपर भी करते हैं, बड़ी इजीली अपने सोल्जर्स को डिसोन कर देते हैं। आज की तारीख में अगर कोई पाकिस्तानी पायलट भी हम पकड़ लेते हैं मान लीजिए, तो उधर दे वुड सिंपली से भाई ये हमारा तो है नहीं है। तो ये है, एथिक्स उनके पास नहीं है। और आपने कारगिल के टाइम पे देखा होगा कि कैप्टन कालिया का अपने जो जाट रेजिमेंट के थे, किस तरह से बार्बरिक व्यवहार किया था। ऐसे सभ्य समाज में कहीं भी नहीं होता। बहुत सारे एथिक्स थे, वो उनके पास नहीं है। तो एक तरीके से बहुत सारा जो बीच में दुनिया भर के कई देशों के साथ संबंध भी रहे। बीच में आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान का जो रहा, जो USSR अफ़गानिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम थी, उसमें भी इनका जो ड्रग्स के द्वारा अफीम का था, उस नेटवर्क में भी वो इन्वॉल्व है। तो दुनिया के जितने इलीगल काम, आप दाऊद इब्राहिम यहाँ बोलते हैं ना, उस टाइम के काम भी वहाँ पे आर्मी में इन्वॉल्व रहती है। तो व्हाट आई वुड से इज, और थोड़ी के काफ़ी इमोरल आर्मी है वहाँ की। इफ़ यू आर डिसोनिंग योर ओन सोल्जर्स, that's not right.
बट एज यू सेड वहाँ की आर्मी का कंट्रोल उनके दे हैव द पावर क्योंकि उनके पास फोर्सेस हैं. सेकेंडली दे कंट्रोल द इकोनॉमी एज वेल टू अ डिग्री. बहुत करेक्ट. तो जो तीसरी चीज़ होती है आपकी लेजिस्लेटिव या फिर जुडिशियल, वो तो ऑफ कोर्स चरमरा जाएगी, उनके कंट्रोल में ही रहेगी, जो वो उनके अंडर में ही है. वो ऐसा वो जैसे चाहते हैं वैसे वो जजमेंट होते हैं. और अभी तो ये भी दे दिया है कि जो कोर्ट मार्शल वगैरह होते हैं, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं, उनमें तो जो मृत्युदंड देने का तो पहले सिविल कोर्ट को ही था. अब तो आर्मी वालों को आर्मी की कोर्ट देते पनिशमेंट, वो अलग चीज़ होती है. अब सिविलियन को भी, जैसे उनका जो सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री रहा अब तक का इमरान खान, अगर वो मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल होता है, अगर वहाँ का जो है मिलिट्री कोर्ट उसको मृत्युदंड की सजा दे सकती है. तो ये अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले का अमेंडमेंट है, सुप्रीम कोर्ट हैज नोटेड ऑन दैट. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ पाकिस्तानी आर्मी whom we are facing. So but let's talk about the recent हमारा छोटा सा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान के साथ. 4-5 दिन की हमारी लड़ाई हुई है. तो उस वॉर या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप कुछ बताएं. एक्चुअली ये आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वॉर ना, तो वॉर तो बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करना पड़ेगा. ये तो आपने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का ये एक ऑपरेशन था. थोड़ा सा पहले वाले सर्जिकल स्ट्राइक जो थोड़ा बड़ा रूप था, इसमें हमने प्लेटफॉर्म थोड़ा सा और वास्ट कर लिया था. पहले हमने कभी पंजाब पाकिस्तान मेनलैंड में कभी स्ट्राइक नहीं की थी इस तरह की. तो इस टाइम पे हमने पीओके जो हमारा ही अपना, हमने पीओके का मतलब आप बोलते हैं आप डोंट काउंट इट इन पाकिस्तान. पीओके भले ही वो अभी उन्होंने ऑक्यूपाई किया, बट वो हमने अपने ही इलाकों में ऑपरेशन कर रहे थे, बट इट इज़ बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान. तो अब जो 9 जो स्ट्राइक की थी हमने इस टाइम पे, तो हमने कुछ तो किया था, 4 हमने चुने थे मेनलैंड पाकिस्तान में. उसमें जो पंजाब वाला एरिया मेनली, तो उसमें हमने किया, कुछ सिंध का था, तो वहाँ पे स्ट्राइक किया. और उसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे, जिन्होंने भी हमारा सिंदूर मिटाया है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल यंग कपल्स जो शादी करके भी गए थे, तो उनका भी जो बेटियाँ का हमारा उनका जो सिंदूर उजाड़ा, सिंदूरों को उजाड़ने की प्लानिंग करने वालों को यही हमने नेस्तनाबूद करना था. उनका जो टेरर फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में जो उसके जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर हमारा ज़्यादा ध्यान, तो अभी वो अपना तो इंटरनली कर ही रहे हैं, मगर वो टेरर फैक्ट्री को ख़त्म करना था जहाँ से वो प्लानिंग बनती थी. तो दैट वी हैव सक्सेसफुली कि बहुत कम समय में कर दिया उसको. तो ये अच्छा पॉइंट बताया आपने कि इट इज़ नॉट अ वॉर, इट इज़ एन ऑपरेशन, जस्ट लाइक वी आर डूइंग ऑपरेशन केलर राइट नाउ जो जम्मू एंड कश्मीर में करते हैं. आई थिंक वी मेड अ पॉइंट कि आपका टेररिस्ट चाहे कहीं भी बैठा हो, इफ़ यू आर डूइंग और कंडक्टिंग टेररिस्ट स्ट्राइक ऑन अस, देन वी विल गो आफ्टर यू, चाहे आप कहीं भी बैठे हो. सो ये अच्छा पॉइंट था आपका, क्योंकि दिस इज नॉट अ फुल ब्लोन वॉर. हालांकि सीजफायर यूज किया है उन्होंने, बट आई थिंक दैट्स अ मिसनोमर. हाँ, वो अलग बात कर दी इंटरनेशनल, उसमें कुछ भी चल रहा है, मीडिया में प्रोडक्ट है वो एक, तो वो नया टर्म कॉइन कर दिया, तो बाकी वही था. हॉस्टिलिटी जो थी उसको रोक दिया अभी, ये जो है अभी. तो जो एक पॉइंट और पूछना चाहूँगा मैं इस ऑपरेशन के बारे में. आई थिंक initial part was pretty straightforward. We went in to strike those terror camps or areas which we considered houses people who are causing terror on our land. But उसके बाद पाकिस्तान का रिटेलिएशन आया है और फिर इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया है उसके ऊपर, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए. DGMO has confirmed it to the Pakistani DGMO. Bhai, we have achieved our goal. We haven't touched the civilian your masses, and we haven't touched the military assets. We have killed the people, those who are involved in the all militant activities in Jammu and Kashmir. तो वो बता दिया. तो अब वी आर रेडी. हमें मालूम था कि पाकिस्तान का नेचर वी नो, तो हमें मालूम था कुछ न कुछ करेगा वो. तो एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द लास्ट 10 years. वी आर एक्जैक्टली ऑन द, हमें तैयारी पूरी थी. और उन्होंने फिर क्या किया कि वो टर्किश ड्रोन, चाइनीज़ ड्रोन वगैरह लेके वो बहुत बड़े लेवल पे 400-500 ड्रोन्स का वो किया. तो इस टाइम पे भारतीय सेना बिल्कुल तैयार बैठी थी. और ते है वो, उनको जैसे आप दीपावली में पटाखे वगैरह बनाते हैं, हमने उस वैल्यू के, जो वर्ल्ड फेम, तुर्की ने बहुत पैसा कमाया है ड्रोन बेच के अपनी ड्रोन. अर्मीनिया, अजरबैजान का मालूम है आपको? हाँ जी. हाँ, तो वो पूरा लड़ाई का कोर्स बदली कर दिया, क्योंकि अजरबैजान स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन्स, इट चेंज्ड द कोर्स. और 10 दिन में, मेरे ख्याल से 10 दिन में रसिया ने यूक्रेन को खत्म कर देना था. वो सारी चीज़ें, कहानियाँ, ड्रोन्स, मिसाइल ने सब चेंज कर दिया. तो वो कहा थी. और भारत की तैयारी बड़ी शानदार थी. इसमें हमारे जो कंपोनेंट थे, वो आपने कभी सुना हो ये कि आकाश तीर, एक शब्द आपने भी सुना होगा. हमारा आयरन डोम है वो.
वो आयरन डोम से भी बढ़िया है। हाँ, आयरन बहुत डोम से बढ़िया। आयरन डोम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और आयरन डोम खाली एक टेररिस्ट ग्रुप की मिसाइलें डाउन कर रहा है। हम यहाँ पे एक डिसेंटली केपेबल पाकिस्तान स्टेट है जो कि उनकी मिसाइलें, उनके ड्रोन हम गिरा रहे हैं। तो इसी तरह से एयरफोर्स का भी जो अपना एसेट्स को बचाने के लिए है, उसको लिए उनका अपना सिस्टम था, सब इंटीग्रेट कर दिया इस टाइम। बहुत सारा पहले ये अपने जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि एयर डिफेंस कमांड वो चाह रहे थे ना, वो आपने सुना होगा, वो पूरा सक्सेस नहीं हो पाया, मगर प्रैक्टिकली इस टाइम तो हो ही गया। इस टाइम पे हो गया, मतलब ऑफिशियली इट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड। आकाश तीर हो गया, ये इंटीग्रेटेड एयर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन जो रहा इस बार, वो इतना बढ़िया रहा तीनों फोर्सेस का। और बेस्ट पार्ट ये है कि आई थिंक इसमें इंडिजीनियस पार्ट बहुत है। हमने बहुत इनोवेशन दिखाई है बाय पुराने वेपन्स को चेंज करके, ऑटोमेट करके, उसके बारे में। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वेपनरी यूज हुई थी, है ना, और उसके अलावा जो इस टाइम पे जो हम उनको अभी करके क्लोज करके नए वाले, क्योंकि इस टाइम उस टाइम के थे जिस टाइम पे जेट की स्पीड 500 800 900 होती थी, मैनुअल, तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह हुआ करती थी, और उसके बाद बहुत सारे सिंपल सिस्टम हुआ करते थे। अब जब से ये F-16 और ये मिराज और इस तरह के जो हाई स्पीड जो जेट्स आ गए, तो उनके लिए वो पुराना सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो ये था कि पुराने सिस्टम को बंद कर दिया जाए भैया, नई चीज़ें आई, नए वाले ड्रोन्स आए, UAVs आए और मिसाइल्स वगैरह। तो मगर आप क्या करेंगे, सॉम ड्रोन्स का जो कॉन्सेप्ट है अब आप अपनी मिसाइलें नहीं मार सकते। अब हमास वाला टैक्टिक्स, उनका 10 रुपये का ड्रोन है, आपका 1 लाख का मिसाइल है। तो अब आप S-400 का कहाँ यूज़ करेंगे आप इन सब चीज़ों के लिए? तो वो उसके लिए फिर हमने पुराना जो पूरा इंटीग्रेट किया, और सारी की सारी जो पुरानी जो हमारा जो एयर डिफेंस यूनिट्स थी, उनके पुराने एसेट्स थे, उनको किया, उनके साथ कनेक्ट किया रडार के साथ, और ये इंटीग्रेटेड कमांड जो AD रेजिमेंट्स हैं वो आकाश तीर का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काम कर रही हैं, और एयरफोर्स जो कर रही थी वो आपका कर रही थी कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड जो सिस्टम उनका था कम्युनिकेशन का, तो उसके साथ वो इंटीग्रेट हो गया, इसके साथ इसरो इंटीग्रेट हो गया, इसके साथ आपका DRDO इंटीग्रेट हो गया। ये किस लेवल पे काम हुआ है? That is why we have been very successful। तो कहते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो वो वाला कॉन्सेप्ट था। 600 से ज़्यादा में उन्होंने तो वो किया, उसके अलावा उन्होंने मिसाइलें भी डाली, उसके अलावा उन्होंने ड्रोन्स, UAV जो भी एसेट थे सारी चीज़ें लगा दी उन्होंने। और इस चक्कर में क्या हुआ कि वो अपने तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री तो गई, चाइनीज़ जो एसेट्स थे, चाइनीज़ डिफेंस, आपने सुना होगा नाम HQ-9, कहाँ चला गया वो पूरा दोस्त हो गया, उसको पता नहीं चला कि वो आप आगे बात करेंगे, उस आगे जो बात चलेगी हमारी। तो ड्रोन के साथ साथ फिर अगला जब उन्होंने जब कार्रवाई रखी, तो भारत ने फिर ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया। 11 जो उनके एयरफील्ड्स थे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, मतलब मेन वही थे, और तकरीबन प्रिसाइज स्पीड थी, प्रिसाइजनेस थी, और परफेक्टली दे हैव लैंडेड एंड जो ऑन इट्स टारगेट। और वो पाकिस्तान का जो पूरा डिफेंस सिस्टम सोता रह गया। पाकिस्तान, ये एक वजह थी कि पाकिस्तान इधर उधर भागा, फिर चाहे वो चाइना गया हो, चाहे वो अमेरिका गया हो। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिला हमें पहलगाम के बारे में और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और इट्स नॉट अ वॉर, इट्स एन ऑपरेशन, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, बट नेक्स्ट लेट्स, सो व्हाट डू वी सी इन फ्यूचर? आई थिंक अटल बिहारी वाजपेयी या किसी ने कहा था कि आप अपने नेबर्स नहीं चुन सकते। पाकिस्तान को हम नहीं हटा सकते अपने बगल से, वो हमारे पास है, हमारे साथ है जियोग्राफिकली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे क्या स्टेप्स हुए हैं अब तक, या क्या स्टेप लिए जाएं ताकि हम इन चीज़ों को कम करें, थोड़ा रिड्यूस करें, ताकि पहलगाम जैसे इंसिडेंट ना? मतलब आप ये लगा लीजिए, पाकिस्तान 2 या 3 साल में कोई ऐसे बड़े हादसे तो करता ही करता है। अगर आप 1947 से आगे तक चलें, तो अगर आप बहुत सारे और भी चीज़ें स्टैंड ऑफ हुई हैं उनके साथ, तो दूसरे तीसरे साल पाकिस्तान मानेगा नहीं। तो आपने यही रिले करना है कि नॉन फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब इसका मतलब है कि मैन टू मैन जो वहाँ वो वाले कॉन्टैक्ट में, टैंक टू टैंक जो फाइट हो रही है, ये वाली ना हो कि सीधे जो ये वाला में आपने रूप देखा, इंडिया के अंदर से ऑपरेट हुआ सारा सिस्टम, और दे अचीव द गोल। तो एक तो ये हो गया, और ये हमने इसके ऊपर ज़्यादा कोशिश की जा रही है, हो रही है इसके ऊपर। और दूसरा क्या है कि हमारा स्पेस के ऊपर जो है उसके ऊपर, और जो हमारा काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हो रखी है सैटेलाइट बेस्ड
जो टेक्नोलॉजी हम वो ले रहे हैं, अपना नेविगेशन सिस्टम हम इफेक्टिव और बनाएं, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग, पाकिस्तान में कुछ हरकत हो, कुछ भी चीज़ हो तो उससे पहले हमें मालूम चल जाए। यहाँ पे रेंजेस की कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा हमारा DRDO को इंटीग्रेट कर रहा है। पहले ये क्या था ना, पब्लिक सेक्टर कंपनी ही हैंडल कर रही थी उसमें, उसके अपने इशूज़ होते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अब इंडस्ट्री आ गई है इसमें, इंडस्ट्री केम इन ए बिग वे। अब मालूम है पहले इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो अब इन थी 10 साल पहले, उनका बजट कितना था? 3 लाख, 20 लाख, 50 लाख का था। इस टाइम पे उनका अपना कैपिटल जो कम से कम 200 करोड़, 300 करोड़, 5000 करोड़, इस लेवल पे अब वो पहुंचने लगी। DRDO हैज ओपनड अप इट्स फैसिलिटी, भैया हम तुमको टेक्नोलॉजी देते हैं, तुम अपने जो वेपन तुम डिज़ाइन करो, मैन्युफैक्चर करो और टेस्ट करो, वी विल प्रोवाइड यू। यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व कर दी और और इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेटेड रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपका जो कंसर्न था कि हम इसको कैसे करें, 2 साल 3 साल में तो कुछ ना कुछ वो कर ही देता है इस तरह की। तो दिस ऑपरेशन इज टू एक्ट एज अ डिटरेंस कि ऐसा काम ना करें, बट विल सी हाउ दैट टर्न्स आउट। या ठीक है। बाकी डिप्लोमेटिकली भी हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप। बीच में आपने एक इशू और भी देखा हो ना, मोदी जी ने 10 साल में लगभग 71 देशों की यात्रा की। मेरे ख्याल से 10 साल में किसी भी दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट ने इतनी यात्रा नहीं की। और कई देशों के उन्होंने 10 बार विजिट किया, 8 बार विजिट किया, 6 बार विजिट किया, 5 बार किया। तो जो ये आज जो ऑपरेशन सिंदूर को आपने लगा होगा कि UAE ने समर्थन किया, सऊदी अरबिया और ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, और इवन चाइना भी ये उसने कहा था कि हम आतंकवाद को वो नहीं चाहते। तो ऑपरेशन सिंदूर के इनिशियल स्टेज में वी गॉट ओवरवेलमिंग सपोर्ट अक्रॉस द लाइन। उसमें आपने तो जो हमको जो डिविडेंड मिला ना, पर्सनल कांटेक्ट, जब तक आपका वर्ल्ड ओपिनियन, अब यू कांट गो अगेंस्ट द वर्ल्ड ओपिनियन, सही बात है, तो वो हमको बहुत बड़ी मिली। दूसरा कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग वगैरह जो होती थी, हम ये निकाल लेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, थ्रेशोल्ड ऊपर कर दिया हमने कि हम तुम्हारे एयरबेस उड़ा देंगे। दिस इज स्टिल नॉट अ न्यूक्लियर वॉर। होपफुली न्यूक्लियर जैसी सिचुएशन में ना जाएं हम, बट मैसेज हैड टू बी सेंट आउट। इवन इजराइल का अगर आप देखें ना, इजराइल भी अगर आप तुलना करें इंडियन ऑपरेशन और इजराइल ने कभी किसी न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के साथ इस तरह की हरकत नहीं की। दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट, ये फर्स्ट केस है। और इसमें वो ऐसा देश जो हर बात के लिए बोलता मैं न्यूक्लियर एसेट निकाल लूँगा, उस देश के खिलाफ ये काम करना, मेरे ख्याल से ना तो USA ने किया है, ना USSR ने किया है, ना फ्रांस ने, ना ब्रिटेन ने, ना चाइना ने। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। This may be the new doctrine on how to fight between two nuclear capable countries. Don't put man to man. Yeah. Fight with your fancy weapons, and whoever wins wins. और आने वाले समय में फिर आप ही के सब जो था कि जब आपका जो इंडस्ट्री है इसमें आपका कंपनियां आने लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स आने लगे हैं, और पूरे वर्ल्ड मार्केट इज नाउ इट इज ओपन फॉर द इंडियंस। अगली शताब्दी, अगली सेंचुरी जो है ये भारत की होने वाली है, और हमें कोशिश करनी चाहिए इस भारत की सदी बनाने के लिए। तो थैंक यू पावा जी for giving this interview. I'll give you last few 2-3 minutes to speak something to our audience. कुछ आप कहना चाहें? बस ये बहुत अच्छा टॉपिक चुना। जब भी आप ऐसे समसामयिक विषयों पे चर्चा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है यंग जनरेशन। और साथ साथ में पाकिस्तान से कोई तुलना ही नहीं भाई। उसकी जो GDP है वो हमारी, पाकिस्तान की जो GDP है वो हमारे से कहीं तुलना में बैठती है ना। उसका जो अगर फॉरेन रिजर्व लेखें वो हमारे से मैच नहीं करता। कोई 100 टाइम्स वो हमसे पीछे है कई चीज़ों में। और उसके पास अगर आप पाकिस्तान के साथ अगर हम तुलना, बस एक है कि उसकी जो नोटोरियस जो एक्टिविटीज़ हैं और जो डिस्टर्ब करती हैं भारत की प्रोग्रेस। भारत अभी हम 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 4th में पहुंचने वाले हैं और कुछ टाइम पे 3। और 1947 में इंडिया हैज़ टू बी द वर्ल्ड लीडर। जो आज USA की पोजीशन है, जो अभी चाइना की है, इसमें कर रहे हैं। अगर यंग जनरेशन हमारा साथ इसी तरह से देती रहे, अगर इफ दे कम यू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस इन डिफरेंट वेज। आपने देखा कि घर में बैठे बैठे भी आप पाकिस्तान को हिला सकते हो। नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो IT वालों का ज़माना है, तो IT को हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। और युवाओं का देश, यंग कंट्री नॉट, बट हमारा इतिहास बहुत पुराना है।
तो इस रूप में हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।